कहानी जनतंत्र की। आज हम कहानी कहने जा रहे हैं जनतंत्र की। आज हमारे इस श्रृंखला का चौथा एपिसोड है और उस एपिसोड में मैं रोशन शर्मा द डेमोक्रेटिक मिरर पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतवर्ष की, भारत गणराज्य के महान राष्ट्रपति जिन्हें कहा जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है, जिस पद के बारे में कहा जाता है कि वह देश का पहला नागरिक होता है। द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन। आज हम उसी भारतवर्ष के, भारत गणराज्य के प्रथम नागरिक, भारतवर्ष के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहानी कहने जा रहे हैं। देश रत्न उन्हें विरासत में उपाधि मिली थी। विरासत मतलब राजनीतिक विरासत जो उन्होंने प्रारंभ से, अपनी विद्वता से भारतवर्ष की आज़ादी में अपने संघर्ष की बुनियाद पर प्राप्त की थी। तो देश के इतिहास में एक मात्र व्यक्ति है डॉक्टर राजेंद्र बाबू, जो भारत रत्न तो हैं ही और देश रत्न भी है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार प्रदेश के सिवान जिले में, वर्तमान में सिवान का हिस्सा है, सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान पे हुआ था 3 दिसंबर 1884 को, जबकि उनका देहावसान 28 फरवरी 1963 को हुआ था पटना के सदाकत आश्रम, या फिर उसे बिहार विद्यापीठ के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या महान संयोग है कि जिस दिन हमारे प्रथम राष्ट्रपति की जन्म जयंती मनाई जाती है 3 दिसंबर को, वही दिन, उसी दिन अमेरिका की महान राष्ट्रपति रहे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की जन्म जयंती है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट विकलांग थे शारीरिक रूप से, और उन्हीं की जन्म जयंती के अवसर पे प्रत्येक 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिसेबिलिटीज मनाया जाता है। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज़ाद भारत में भारतवर्ष के प्रथम नागरिक के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या भूमिका थी, क्या दर्शन था, क्या लक्ष्य था, उस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजेंद्र बाबू पढ़ाई लिखाई में विलक्षण थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में उनके परीक्षक ने लिखा था उनकी कॉपी में, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, अर्थात परीक्षा देने वाला, परीक्षार्थी जो है वह परीक्षा लेने वाला से ज़्यादा काबिल है। इन्हीं सरोकारों के बल पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं। कालांतर में वर्ष 1934 में एवं वर्ष 1939 में उन्हें 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष पद सुशोभित करने का मौका मिलता है। 1939वां वर्ष है जब गांधी जी से मतभेद के उपरांत नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद 1939 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, जो उस समय राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते थे, बनाया गया था। अंतरिम सरकार में जब पंडित नेहरू की अगुवाई में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में पदासीन हुए थे। अपने इस महती दायित्व की सार्थक भूमिका का निर्वहन करते हुए भारत के आज़ादी के उपरांत जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया और हमने तय किया कि भारत एक गणराज्य होगा, ऐसे में हमें गणराज्य के प्रधान के रूप में एक राष्ट्रपति की आवश्यकता थी। यहाँ मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं
कि गणराज्य गणतंत्र का मतलब ही होता है एक वैसा देश जिसका प्रथम नागरिक इलेक्टेड होना चाहिए, अर्थात वह देश जिसके राष्ट्रपति निर्वाचित हों, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, उन्हें निर्वाचित होना चाहिए। ऐसे देश गणतंत्र के मानदंड पे खरे उतरते हैं। जिन देशों का प्रथम नागरिक उत्तराधिकार या फिर विरासत या फिर राजशाही की हैसियत से आते हैं, वे गणतंत्र नहीं होते हैं, जिसका उदाहरण ग्रेट ब्रिटेन है। ऐसे में 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में पदासीन होते हैं। और क्या नियति की क्या विडंबना थी, क्या नियति का षड्यंत्र था कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व संध्या पे अर्थात 25 जनवरी 1950 को उनकी बहन भगवती देवी का स्वर्गवास हो जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि गांधी नेहरू की श्रृंखला के राष्ट्रीय आंदोलनकारी थे, उन्होंने सुनिश्चित किया कि पहले 26 जनवरी का पैरेड अटेंड किया उन्होंने, फिर उसके बाद अपनी बहन के अंतिम संस्कार में उन्होंने शिरकत की, उस रीति रिवाज और अपने भाई होने के दायित्व को अमली जामा पहनाया। 1950 की बात कर रहा हूँ। अब 13 मई 1952 को भारत की जो देख रहे हैं संसद भवन, जिसके पृष्ठभूमि में हम चर्चा कर रहे हैं, भारत के संसद के दोनों सदन 13 मई 1952 को मूर्त रूप से अपने अस्तित्व में आ जाते हैं। और हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत में संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति मिलने के बाद संसद का निर्माण होगा। ऐसे में हमने जिक्र किया था कि राष्ट्रपति का चुनाव होना अपेक्षित है, वांछित है, कानूनी रूप से आवश्यक है। ऐसे में 1952 में इलेक्टरल कॉलेज द्वारा, एक निर्वाचन मंडली द्वारा बहुमत के आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। अब मैं जरा जिक्र कर लूं निर्वाचन प्रणाली के बारे में। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट देते हैं? जी हाँ, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य अर्थात लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य। यहाँ ज्ञात हो कि जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, उन्हें राष्ट्रपति के मतदान में वोट भाग लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अलावा इन दोनों की संख्या हुई 776 कुल संसद सदस्यों के संख्या। इसके अलावा भारतवर्ष के 29 राज्यों में विद्यमान 29 राज्य की विधानसभा के तमाम सदस्य, जिनकी कुल संख्या होती है 4120। अब 4120 प्लस 776 अर्थात 4896 लोग के मतों का मूल्य किया जाता है। उस मूल्य की स्थापना की एक विधि है जिसे हम कहते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है, जिसे राजनीति विज्ञान की भाषा में हेयर सिस्टम कहते हैं। ऐसे में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद 4896 मतदाताओं के मतों का एकरूपता एवं समतुल्यता के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संपन्न किया जाता है। 1952 में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनने के बाद पंडित नेहरू के साथ मिलकर बिल्कुल एक दूसरे के पूरक के रूप में राष्ट्र निर्माण की जो चुनौती, अंतिम व्यक्ति के सेवा का जो भाव राष्ट्रपिता गांधी ने देखा था, उससे मूर्त रूप प्रदान का कार्य किया। उनके इस शानदार एवं विहंगम रूप से भारत का नेतृत्व करने का ही परिणाम था कि देश ने यह अपेक्षा की और उसकी इस अपेक्षा को साकार करते हुए उन्हें दूसरी बार भारत के राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित किया गया। अर्थात पहली बार 1952 से लेकर 57 तक और दूसरी बार 1957 से लेकर 1962 तक, अर्थात निर्वाचित रूप से 10 वर्ष
जबकि पूर्ण रूप से 12 वर्ष तक 1950 से लेकर 1962 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के प्रथम नागरिक के रूप में भारतवर्ष की अकूत सेवा की। वे पहले राष्ट्रपति तो थे ही, उन्होंने एश्योर किया कि हमारा देश अब चूंकि भारत आज़ाद हो चुका है, उसे कॉलोनियल उपनिवेशवादी मानसिकता से अलग करने के लिए उन्होंने राष्ट्र भवन के परिसर को खोल दिया जनसाधारण के लिए, मुगल गार्डन को खोल दिया ताकि देश की जनता वहां आए, दर्शन करे कि हमारा देश कैसा है, हमारा राष्ट्राध्यक्ष कैसा है, हमारी विरासत कैसी है। अर्थात इस देश में जनता का पहला राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आम आदमी के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अपने जीवन में राष्ट्रपति रहते हुए भी सादा जीवन, उच्च विचार को साकार किया, अपने ऊपर कभी भी आडंबर नहीं लाने दिया। शायद उनके मन में कहीं न कहीं यह बात अंकित थी जो हमारे राष्ट्रपिता गांधी ने कहा था कि द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द नेशन। राष्ट्रपति देश का पहला सेवक होता है। उसी सेवा भावना से राजेंद्र प्रसाद ने भारतवर्ष को नेतृत्व प्रदान किया था। यहाँ मैं एक चीज जोड़ना चाहूँगा, जब गांधी जी ने यह कहा, बापू ने यह कहा कि द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द नेशन, तो किसी ने पूछ दिया, बापू व्हाट इज द फर्स्ट सर्विस ऑफ द नेशन, राष्ट्र की पहली सेवा क्या है? जानते हैं गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा द लैट्रिन क्लीनिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर्विस ऑफ द नेशन। पखाने की सफाई करना देश की सबसे पहली सेवा है। जी हाँ, जिस देश के राष्ट्रपिता ने एक ऐसी लकीर खींच दी हो, एक ऐसा मूल्य पैदा कर दिया हो, उस देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हो। जिस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, जिसका पहला राष्ट्रपति महान दार्शनिक पहला उपराष्ट्रपति महान दार्शनिक सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहा हो, जिनकी जन्म जयंती पे हम प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, वह राष्ट्र कहाँ चुकने वाला था। वो कहते हैं ना कि तीर पे कैसे चुकूं मैं आज लहरों का निमंत्रण। जी हाँ, उसी करीब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी क्षमता का भरपूर दोहन करते हुए भारतवर्ष के इतिहास में एक ऐसा प्रेसिडेंट, एक ऐसा रिवाज शुरू किया जो आज तक कहते हैं ना कि परंपराएं उदार डालनी चाहिए। उस परंपरा के मार्फत से आज तक भारत में संविधानवाद, लोकतंत्र, गणराज्य सुचारू रूप से चलता रहा है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि पद पे लोग आते जाते हैं, लेकिन जो मूल्य है, जो इथोज है, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वह सुरक्षित है। इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे राष्ट्रपति, हमारे संविधान के संरक्षक, हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष, जिसका जिक्र मैंने पिछले एपिसोड में किया था। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की भूमिका क्या है, इसका जिक्र के माध्यम से हम यह बता चुके हैं कि भारतवर्ष में उसी संविधान सभा ने यह एश्योर किया कि हम एक चीज़ का शासन करेंगे और वह शासन होगा रूल ऑफ लॉ, विधि का नियम। और विधि का नियम का एक दर्शन है, जैसा कि ब्रिटिश विद्वान डैसी ने लिखा है अपनी किताब रूल ऑफ लॉ में, द हाई यू आर द लॉ इज ऑलवेज हायर देन यू। चलते चलते मैं एक प्रसंग का जिक्र करना चाहूँगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पत्नी श्रीमती राजवंशी देवी भी अव्वल दर्जे की स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी प्रभावती देवी जी के साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब ऐसा आभास हुआ कि पुलिस वाले उन लोगों के ऊपर महिला मंडली पे डंडा चार्ज करने वाले हैं, तो उन्होंने संवेद स्वर में नारा दिया, पुलिस हमारा भाई है, हमारी लड़ाई अंग्रेज़ों से है, हमारे पुलिस वालों से, हमारे प्रशासन के लोगों से नहीं है। ऐसे में कहानी जनतंत्र के इस एपिसोड का उद्देश्य यह है कि हम भारत के जनतंत्र को समझने के लिए सिर्फ निर्वाचित रूप से
चुने गए प्रधानमंत्री का ही अध्ययन न करें, बल्कि उतना ही योगदान इस देश के निर्माण में हमारे राष्ट्रपतियों का भी रहा है। तो इस श्रृंखला के माध्यम से हम एश्योर करेंगे कि साइमल्टेनियस रूप से एक प्रधानमंत्री का जिक्र हो, फिर राष्ट्रपति का जिक्र हो, और यह प्रक्रिया अनवरत रूप से अहर्निश चलती रहेगी। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, आभार।